So, good afternoon, everyone. Good afternoon. Today we are going to start the Unit 3, the lecture first, which is International Marketing Nature and Significance. आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग नेचर और सिग्निफिकेंस की. तो then starting with the first slide. Introduction. What is the international marketing? International marketing is the marketing across the national frontiers. It refers to the strategy, process, and implementation of the marketing activities in the international arena. International marketing may be defined as an activity related to the sale of goods and services of one country in the other, subject to the rules and regulations framed by the countries concerned. जैसा हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि इंटरनेशनल मार्केटिंग का मतलब क्या है. देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हेन वी आर हैविंग द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स ऑन द बियॉन्ड द बाउंड्रीज, देन इट इज नोन एज द इंटरनेशनल ट्रेड. देन मार्केटिंग इज आल्सो रिलेटेड विद दैट इंटरनेशनल टर्म. इंटरनेशनल मार्केटिंग इज आल्सो द activity related to the sales of goods and services beyond the boundaries. जब हम एक कंट्री की बाउंड्रीज को क्रॉस करके एक ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, ग्लोबल विलेज की बात करते हैं, दूसरे देश के भी जो सिटीजन्स हैं, जो दूसरे देश के जो रहने वाले लोग हैं, दूसरे देश के जो कंज्यूमर्स, जिनको हम अपने मार्केटिंग की लैंग्वेज में कंज्यूमर्स कहते हैं, जब हम उनको एज ए मार्केट, एज ए होम कंट्री मार्केट ट्रीट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को जो हमने दूसरे कंट्री में बनाया हुआ है उसको जब हम फॉरेन कंट्री, जिसको बियॉन्ड बाउंड्री हम कह रहे हैं, बियॉन्ड बाउंड्री वाले कंट्री में जब हम ले जाकर के सेल करते हैं, तो उसी को इंटरनेशनल मार्केटिंग कहते हैं. मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो है स्ट्रेटजी, प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पर. तो मार्केटिंग एक्टिविटी यहाँ पर क्या हुआ? सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द बियॉन्ड द बाउंड्रीज. सो फिलिप कोटलर हैज डिफाइंड द इंटरनेशनल मार्केटिंग एज द ग्लोबल मार्केटिंग with the integrating and standardizing marketing actions across a number of geographic markets. यानी जब हम एक जियोग्राफी को क्रॉस करते हैं, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री को क्रॉस करके हम दूसरे जियोग्राफिकल बाउंड्री में ले जा करके अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करते हैं, तो दैट इज नोन एज द ग्लोबल मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग. International marketing is the performance of business activity that direct the flow of goods and services to consumers and users in more than one nation. This definition has been given by the Katora. Katora, an international marketing strategist, has defined this as the consumers are crossing the boundary beyond the nations, beyond the geographies, beyond the बाउंड्रीज. ये हमने जो ट्रेड में भी पढ़ा है कि जब हम जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, यानी विदाउट, व्हेन वी आर हैविंग द लेसेस फेयर पॉलिसी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड फॉर द सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द बाउंड्री एंड वी रीच द कंज्यूमर ऑफ अदर कंट्री rather than the home country. हम जब होम कंट्री के कंज्यूमर को छोड़ करके हम दूसरे जियोग्राफिकल बाउंड्री के कंज्यूमर को टारगेट करते हैं, किस लिए? फॉर द सेल एंड फॉर द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द होम कंट्री, तो उसको हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं. कैटोरा एंड ब्राम हैव आल्सो डिफाइंड इन अदर वे मार्केटिंग टर्म. International marketing is the performance of business activity designed to plan, price, promote and direct the flow of companies, goods and services to consumers or users in more than one nation for a profit. स्वाभाविक सी बात है कि जब मार्केटिंग के लिए हम जाएंगे, जब when we are going for the sale of goods and services for any region,
beyond the boundaries. That is our purpose. First purpose of the seller is to earn the profit, more and more profit. जबकि जब इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो उस समय भी यही एक पर्पस हुआ करता था, टू अर्न द मोर एंड मोर मनी एंड टू गेन द पावर थ्रू द मनी। यही एडम स्मिथ ने अपने एब्सोल्यूट एडवांटेज थियरी में भी कहा था, और उन्होंने कहा था मर्केंटिलिज्म का बेस भी यही था, मर्केंटिलिज्म थियरी की बेस भी यही थी, टू अर्न द मनी, मोर एंड मोर मनी व्हिच वाज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर टू गेन द पावर। तो यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी वही है, टू अर्न द मनी फॉर द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो जो फ्लो ऑफ goods and services है for the consumers of other countries or other geographies, for them the purpose of providing the goods and services of the home country for them is to earn the profit. This is the scenario of global international marketing. So international marketing may be in the form of physical marketing, in the form of today in the form of online marketing. जैसा आज आप जान रहे हैं कि there are so many platforms are being used for the purpose of selling of goods and services. तो अब तो ऑनलाइन मार्केट का ही जमाना है, और इस समय तो पैंडेमिक में और भी ऑनलाइन का मार्केट का सिनेरियो बढ़ गया है, ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो फिजिकल फॉर्म में भी इंटरनेशनल मार्केटिंग कैन बी डन। तो मार्केटिंग, इंटरनेशनल लेवल पर मार्केटिंग को हम किन किन रूपों में कर सकते हैं? एक तो है कि ये आप देख रहे होंगे ग्लोबल वेब के रूप में कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन ई कॉमर्स के माध्यम से हम कर सकते हैं, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा। और अब तो इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के अलावा आपने देखा होगा कि धीरे धीरे फेसबुक और व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑनलाइन मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा है मार्केट में। एंड द अदर सोशल साइट्स, सोशल मार्केटिंग कंपनीज आर आल्सो कमिंग in the international market to provide the e-commerce services। और जितने भी आपके ये हैं क्या कहते हैं लोकल वेंडर्स हैं, जैसे आप ब्रोकर्स कर सकते हैं, बिग बास्केट है, ई बनिया है, या all these are the home countries market. They are providing the national market, but they can be also accessed through the although their services are not available in the foreign country, but they can be accessed। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि अपने प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके अगर उनको इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट मिलता है तो दे आर प्रोवाइडिंग द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द कुरियर और अदर मोड्स। तो ग्लोबल मार्केट कैन बी रीच्ड इन द फिजिकल फॉर्म एज वेल एज इन ऑनलाइन फॉर्म। तो ग्लोबल मार्केट में क्या होता है, एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द फॉर्म ऑफ ग्लोबल मार्केट। दूसरा है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। अभी वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि जैसे लाइसेंस दे करके या फ्रेंचाइजी दे करके हम किसी भी कंपनी का संचालन कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज द मैकडोनल्ड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग का। और दूसरा एक आप कोको कोला या पेप्सिको को भी ले सकते हैं, लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग का एग्जांपल है। They are developing the product in the home country, they are developing the formula of the product, and they are providing this formula to their franchisee and technology to their franchisee to develop the market, to capture the market and to develop the product and services। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे हुंडई को देखा है आपने, बहुत सारी कंपनीज जाकर के दूसरे देशों में या जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में जाकर के दूसरी जगह पर अपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके खुद की कंपनी खड़ी कर सकते हैं या टेक ओवर कर सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर जैसे हमने आपको पहले ही बताया था कि जब फर्स्ट फेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो अपने यहाँ ज्वाइंट वेंचर का ही कॉन्सेप्ट आया था। तो उस समय
एलएमएल वेस्पा, मारुति सुजुकी और टीवीएस सुजुकी, बहुत सारी कंपनीज आई थी और जो उन्होंने ज्वाइंट वेंचर लगाना शुरू किया था। हम बात कर रहे हैं 6 5-year प्लान की, विच वाज फ्रॉम 1981 टू 84-85। तो उस समय ज्वाइंट वेंचर का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आया था, यानी इंडिया में आया था। तो ज्वाइंट वेंचर इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ मार्केटिंग टू कैप्चर द इंटरनेशनल मार्केट। तो हम लोग इसको 1 by 1 करके अभी डिस्कस करते हैं। सो कमिंग ऑन द नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, तो उसका नेचर क्या है। फर्स्ट वी विल डिस्कस द नेचर and then we will discuss the scope, and third we will discuss the significance of the international marketing. So first we will discuss, we are going to start the nature of international marketing. तो nature, first nature is broader market is available, यानी जब हम इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल होते हैं तो देखिए स्वाभाविक सी बात है कि होम कंट्री का एक लेवल होता है। होम कंट्री की मार्केट को एक लेवल के बाद वो मार्केट सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि वो मार्केट अपने एक लेवल पर पहुंच जाती है, उसके बाद उसका एक्सपेंशन करना संभव नहीं होता है। तो फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट एंड टू गेट द न्यू एवेन्यूज एंड टू जनरेट द न्यू एवेन्यूज फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, देन वी इंटर इन द नेशनल मार्केट। और जब इंटरनेशनल मार्केट में इंटर करते हैं तो इसमें भी मर्जर, एक्विजिशन, जॉइंट वेंचर, फ्रेंचाइजी और लाइसेंसिंग कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स व्हाई हियर वी आर सेइंग broader market is available. Hence, unlike domestic marketing, the market is not restricted to the national population. Population of other countries can also be targeted in international marketing. मतलब they are also assumed to be the consumer of the product and services. स्वाभाविक सी बात है, देखिए जैसे अगर हम ही आप लोग बात कर रहे हैं तो जिस प्लेटफॉर्म का यूज करके हम लोग इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, जूम का प्रोडक्ट जो है, ये जूम जो इस वीडियो लेक्चर पर हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं, इज डेवलप्ड बाय द चाइना के जो है, और इट इज डेवलप्ड इन द अमेरिका, डेवलप्ड बाय द चाइनीज पर्सन। सर्वर चाइना में है बट इट इज डेवलप्ड इन द अमेरिका। इसका डेवलप जो हुआ है, ये जूम प्रोडक्ट को, जूम ऐप को डेवलप किया गया है अमेरिका में, एंड वी आर यूजिंग दिस इन द इंडिया। तो आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका, ऑल ओवर द वर्ल्ड जूम ऐप इज बीइंग यूज्ड। तो कंज्यूमर कौन हुआ? अब ये कहें कि चाइना के ओरिजिन के आदमी ने डेवलप किया है तो ये चाइनीज प्रोडक्ट है तो चाइना के ही लोग क्यों यूज करेंगे? नो। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में दिस इज आल्सो एक फैसिलिटी कि हम पूरे ग्लोबल को, विश्व को ही, अदर कंट्री के पॉपुलेशन को भी अपना कंज्यूमर के रूप में टारगेट कर सकते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट की सेल कर सकते हैं। तो इन दैट सेंस वी आर हैविंग ए ब्रॉडर कैनवास फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो हम जैसे अगर हम कहें कि हम केवल यूपी में बैठे हैं और यूपी के ही पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे तो ये हमारा होम मार्केट हुआ। इंडिया के पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे तो ये हमारा नेशनल मार्केट हुआ। और अगर हम पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन को टारगेट करना शुरू कर देंगे देन इट विल बिकम ए इंटरनेशनल मार्केट। तो ब्रॉडर मार्केट इज ऑलवेज अवेलेबल इन द इंटरनेशनल लेवल। Second is involves at least 2 set of uncontrollable variables. In domestic marketing, the marketers have to interact with only one set of uncontrollable variables. In international marketing, at least 2 set of uncontrollable variables are involved or more if the marketing organization deals in more countries. देखिए यहाँ पर uncontrollable variables की जो बात की जा रही है, अगर हम होम मार्केट में है तो यहाँ कहा जा रहा है वन सेट ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल। वन सेट का मतलब है कि अगर होम मार्केट में है तो हमें सिर्फ एक गवर्नमेंट से डील करना है, एक गवर्नमेंट के, एक कंट्री के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। भाई रूल्स रेगुलेशन एज ए कंपनी हम तो नहीं चेंज कर सकते ना,
हम उसको नहीं बदल सकते। वॉट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशन हैव बीन फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट, वी कैन जस्ट फॉलो इट। तो इसीलिए इसको अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स कहा जा रहा है। तो वॉट एवर द नॉर्म्स आर अवेलेबल हैज बीन मेड by the government, what are ever the norms are at the national level, then you have to follow it। लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में इंटर करते हैं तो कम से कम इंटरनेशनल मार्केट का मतलब हुआ कम से कम एक कंट्री में तो आप कदम रखेंगे। अगर एक कंट्री में ही आपने कदम रखा तो देर दूसरा देश हो गया, और दूसरे देश में इंटर करते ही आपको उस देश के अपने देश के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उस देश के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि आप वहां पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है टू सेट्स ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। यानी आप जब बात कर रहे हैं दो देशों के बीच में ट्रेड की, तो यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहां पर एक्सपोर्ट का भी कुछ प्रोसीजर होगा, कुछ रूल रेगुलेशन होगा, क्योंकि अपने प्रोडक्ट को आप बियॉन्ड द बाउंड्री सेल करने जा रहे हैं। तो there you have to follow the rules and regulations of the home country as well as the targeted country। तो वहां के भी रूल्स और रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा कि यहाँ पर टू सेट्स ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं। थर्ड इज रिक्वायर्स ब्रॉडर कॉम्पिटेंस। अब देखिए भाई, ब्रॉडर कॉम्पिटेंस तो आपको चाहिए होगा भाई। यहाँ पर आप अगर एक होम कंट्री में आप काम कर रहे हैं तो जो कॉम्पिटेंस मतलब आपका कोई कंप्यूटर मान लीजिए नहीं है, लेकिन जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो वहां पर बेटर टेक्नोलॉजी हो सकती है, उनकी कॉस्ट कम हो सकती है, लेबर उनका वहां का अलग हो सकता है, कंज्यूमर प्रेफरेंस अलग हो सकता है, वहां का टेस्ट अलग हो सकता है, कल्चर अलग हो सकता है। अलग अलग चीजों जगहों पर जब आप इंटर करेंगे तो अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग ढंग से कॉम्पिटेंसीज के साथ, अलग अलग क्षमताओं के साथ, अलग अलग एबिलिटी के साथ आपको मार्केट को कैप्चर करना पड़ेगा। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, बर्गर, अगर मैकडोनल्ड ने बर्गर बेचना शुरू किया तो अमेरिका में ये हैम बर्गर है, लेकिन स्वाभाविक है कि अगर उसको इंडिया में अपना बर्गर का आउटलेट खोलना था तो हैम बर्गर को तो यहाँ नहीं बेच सकता था, क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन उसको स्वीकार ही नहीं करेगा। तो फिर मार्केट उसके हाथ से निकल जाएगा। तो दे चेंज द बर्गर अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ द इंडिया। यहाँ प्याज नहीं खाया जाता, बर्गर में प्याज नहीं पड़ेगा, ठीक है, आलू की टिक्की पड़ेगी। क्यों? हैम बर्गर यहाँ बिल्कुल छुआ नहीं जा सकता, तो यहाँ पर आलू की टिक्की का बर्गर बनेगा। साउथ में चले जाइए तो वहां पर फिश टिक्की का बर्गर बनेगा। तो अलग अलग जगहों पर आप जहां का जैसा ट्रेडिशन है, जहां पर जैसा है, उस तरह की आपको कॉम्पिटेंसी विकसित डेवलप करनी पड़ेगी। एंड यू हैव टू कैप्चर द मार्केट अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटेंसी ऑफ द अदर, यू हैव टू डेवलप द कॉम्पिटेंसी टू कैप्चर द अदर कंट्रीज मार्केट। कंपटीशन इज इंटेंस। हमेशा जब आप इंटरनेशनल मार्केट में इंटर करेंगे तो आपको एक इंटेंस कंपटीशन, मतलब बहुत हैवी कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैज टू compete with both the domestic competitors and in the international competitors। there are two competitors। एक तो आपके साथ डोमेस्टिक कंपीटर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो आपको होम मार्केट में चैलेंज दे रहे हैं, और साथ ही साथ they will also try to capture the international market। केवल आप ही थोड़ी इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, they are also trying to capture the international market। and there are also foreign players। बाहर के भी प्लेयर्स हैं जो आपको इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी इंटर करना चाहते हैं। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप चाइना के मार्केट को कैप्चर करना चाह रहे हैं तो इंडिया है, इंडिया की कोई भी फर्म है, मान लीजिए टाटा है, टाटा अगर चाइना के मार्केट को कैप्चर करना चाह रही है तो रिलायंस भी कैप्चर करना चाहेगी चाइना के मार्केट को। मान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर में अगर रिलायंस जियो अगर चाइना में इंटर करे, या इंटरनेशनल लेवल पर वो इंटर करे मार्केट को, या ऑटोमोबाइल सेक्टर में ले लीजिए, आप टाटा इंटर कर रही है तो महिंद्रा क्यों नहीं इंटर करेगी? महिंद्रा भी ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक जायंट कंपनी है। तो अगर महिंद्रा इंटर करेगी एसयूवी के साथ और टाटा ही अपने एसयूवी के साथ इंटर करेगी, चाइना के मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेगी, तो देन हुंडई इज आल्सो अ कंपटीटर फ्रॉम द साउथ कोरिया।
Suzuki is also a competitor from the Japan. तो there is always an intense market at the international level. हमेशा आपको एक intense कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा इंटरनेशनल मार्केट के लेवल पर. Involve high risk and challenges. International marketing is proved to various kinds of risk and challenge like political risk, cultural differences, change in fashion and style of foreign customers, sudden war, change in government rules and regulations, communication challenge due to language and cultural barriers. देखिए बहुत सारी चीजों को इसमें वन बाय वन करके अगर हम डिस्कस करें. सडन वार, अब इस समय अजरबैजान और आर्मेनिया में लड़ाई चल रही है, तो स्वाभाविक है कि अजरबैजान और आर्मेनिया में जो दोनों कंट्री पहले सोवियत संघ के एक भाग हुआ करते थे, आज दोनों अलग हुए, अलग होकर के अब जो भी एक दूसरे के भाग हुआ करते थे, तो बहुत सारी कंपनीज ऐसा हो सकता है जिनका ऑपरेशनल रिलेशन अजरबैजान में भी था और आर्मेनिया में भी था, लेकिन आज दोनों में वार चल रहा है पिछले 15 दिन से. अब 15 दिन से अजरबैजान और आर्मेनिया में जो वार चल रहा है, तो उसकी वजह से उसका रिस्क किसको भुगतना पड़ेगा? स्वाभाविक है कंपनीज को. अब एक चीज और आप यही देख लीजिए, पॉलिटिकल रिस्क और वार दोनों, सडन वार तो अभी खैर नहीं हुआ है, लेकिन पॉलिटिकल रिस्क के फैक्टर को आप इंडिया के रेफरेंस में भी देख सकते हैं कि जैसे ही भारत और चाइना के रिलेशन इंटेंस थोड़ा सा टेंसफुल होते गए, इंडिया ने क्या किया, 256 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसमें से टिकटॉक बहुत ज्यादा बाइट इंडिया का जो था वो टिकटॉक ऐप है, आपका कैम स्कैनर है, या बहुत सारे ऐसे ऐप थे जो बहुत पॉपुलर थे और पॉपुलर होने उनका सबसे ज्यादा कंज्यूमर बेस इंडिया में था, बट दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम. अभी they are not only facing the problem, but they are compelled to sell their subsidiaries. मतलब जो इंडिया की सब्सिडरी थी, जो इंडियन प्लेटफॉर्म था, उनको वो सेल करने के लिए बाध्य हैं. they are compelled, क्योंकि सरकार उनको चलने ही नहीं देगी यहाँ पर. तो पॉलिटिकल रिस्क भी फेस करना पड़ेगा. कई बार आपको एक दूसरे के ट्रेड रिलेशंस को ध्यान में रख करके आपको अपनी स्ट्रेटेजी तय करनी पड़ेगी. कई बार ऐसा होता है कि अब जो चाइनीज स्टाइल है, जो चाइनीज फैशन है, या आप यहीं पर इंडिया में देख लीजिए, यूपी का फैशन और साउथ इंडिया का फैशन, बोथ आर हैविंग द डिफरेंट कल्चर. एक कंट्री में कल्चर डिफरेंट होता है, कल्चर डिफरेंस हो सकता है. तो चाइनीज कल्चर अलग है, अमेरिकन कल्चर अलग है, वेस्टर्न यूरोप का कल्चर अलग है, इंडियन कल्चर इज डिफरेंट. फैशन स्टाइल हमेशा कई बार तो हम तो और थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ना चाहेंगे कि ड्यू टू चेंज इन द एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट चेंज की वजह से भी कई बार ऐसा होता है. अब स्वाभाविक है कि जो फैशन हम गर्मी में अपना सकते हैं, द फैशन व्हिच कैन बी अडॉप्टेड इन द समर टाइम, दैट कैन नॉट बी अडॉप्टेड इन द विंटर टाइम. या हम आप कहें कि हिमाचल में, कश्मीर में जो फैशन अडॉप्ट होता है, वो फैशन हम आकर के यूपी के जून में अडॉप्ट कर लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल इन एनी एट ऑल. पॉसिबल ही नहीं है कि हम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र में वो फैशन अडॉप्ट कर ले जो जम्मू कश्मीर के लोग या हिमाचल के लोग उस समय कर ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो हिल स्टेशन का एक तो ट्रेडिशन अलग होता है, कल्चर अलग होता है. इसी तरह से अब आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्विट्जरलैंड का जो फैशन है, स्विट्जरलैंड का जो कल्चर है, वो हमारे यहाँ नहीं हो सकता, इसलिए कि वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग है. हमारे यहाँ समर भी पाया जाता है, विंटर भी पाया जाता है और ऑटमन सीजन भी पाया जाता है. उनके यहाँ केवल बर्फबारी और विंटर सीजन ही होता है. तो दिस इज आल्सो लैंग्वेज का बैरियर है. साउथ में अलग लैंग्वेज बोला जाता है और नॉर्थ में अलग बोला जाता है. चाइनीज में चले जाइए तो ज्यादातर लोग इंग्लिश नहीं बोलते, वो दे प्रेफर चाइनीज. आप इटली में चले जाइए या जर्मनी में चले जाइए, ऑल्दो दे नो लिटिल बिट इंग्लिश, बहुत सारी पॉपुलेशन वहां इंग्लिश जानती है, बट दे प्रेफर टू स्पीक इन देयर ओन लैंग्वेज. आप इंग्लिश जानते हुए भी आप यू विल फेस द प्रॉब्लम. अगर आपको थोड़ी बहुत जर्मन नहीं आती है, थोड़ी बहुत इटालियन नहीं आती है, तो आप वहां पर प्रॉब्लम फेस करेंगे. तो लैंग्वेज इज आल्सो हैविंग ए प्रॉब्लम. कल्चर हमने आपको बात किया ही. तो दीज आर द रिस्ट्रिक्शंस which are having the problem in the international marketing.
Now coming on the scope of the international marketing. So what are the scope of the international marketing? Establishing a branch. International marketing may be done by establishing a branch in foreign country through branches. The exporters establishes sales organization in foreign markets, take up all marketing and promotional efforts, and provides after sales service and other facilities in the foreign market. मतलब स्कोप क्या है, आप एक इंटरनेशनल ब्रांच इस्टेब्लिश कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और वहां पर आप अपनी सब्सिडरी लगा सकते हैं, आप अपना एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं, और you can after overall you can expand your overall business at the international market, international level. तो आप अपने मार्केटिंग सेगमेंट को, आप अपने इंटरनेशनल सेगमेंट को ले जाकर के इंटरनेशनल लेवल पर you can provide the a vast canvas to your organization for the international level. Licensing arrangement. Licensing also comes under the scope of international marketing. Licensing involves transfer of industrial property rights, जैसे पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क है, टेक्निकल नॉलेज है, फ्रॉम ए लाइसेंस टू वन कंट्री. हमने जैसे अभी एग्जांपल दिया था आपको कि लाइसेंसिंग का मतलब क्या हुआ, हमने कोई किसी एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उसका हमने लाइसेंस आपको दे दिया कि आप भी इस टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं. जैसे राफेल खरीदा गया, राफेल फाइटर प्लेन खरीदा अमेरिका फ्रांस से इंडिया ने, बट अब राफेल आया है तो केवल राफेल थोड़ी आएगा, राफेल के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी आएगी. टेक्नोलॉजी विच इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, दैट विल कम इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस. लाइसेंस तो आपको मिल जाएगा कि आप राफेल के इस पार्ट्स को बना सकते हैं, इस पार्ट्स को. तो टेक्नोलॉजी कोई भी डेवलप करे तो उस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद आप उसको अगर किसी को बेच देते हैं तो जो आपकी सब्सिडरी होगी या जिसको आपने बेचा है, लाइसेंस पेमेंट लिया है, तो वो उस लाइसेंस का यूज करके अपने डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर कर सकता है, एंड यू विल गेट द बेनिफिट. Franchising also comes under the scope of international marketing. Franchising is a special form of licensing in which franchisor grants the franchisee the right to do business in a prescribed manner. In this arrangement, the franchisor makes a total marketing program, including the brand name, logo, and method of operation available to the franchisee. आप देखिए, हम आपको एग्जांपल दें, जैसे कोका कोला है, आप यही देख लीजिए, आपके सफेदाबाद में आप चले जाइए, आप है तो वृंदावन बॉटलर्स, बट दे आर यूजिंग द ब्रांड नेम, लोगो, आपको यही लगता है कि कोका कोला की कंपनी है. तो ये क्या है? दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रेंचाइजिंग. उन्होंने क्या किया है, प्रोडक्ट को डेवलप किया है, उस प्रोडक्ट के फार्मूला को या जो उनको रॉ मटेरियल है, दे आर प्रोवाइडिंग एंड दे आर मेकिंग द प्रोडक्ट एंड सेलिंग ऑन द नेम ऑफ द कोका कोला. तो यही होता है फ्रेंचाइजिंग. पेप्सिको इज आल्सो डूइंग दैट. हमने आपको और बताया था, केंटकी फ्राइड चिकन इज द बेस्ट एग्जांपल, KFC, मैकडोनाल्ड इज द, पिज्जा हट इज द एग्जांपल. दे आर द फ्यू एग्जांपल्स. पिज्जा हट भी यही करता है कि हर जगह अपने आउटलेट्स खुद नहीं खोलता है, बट दे आर गिविंग द लोगो एंड देयर ब्रांड नेम टू सेल द प्रोडक्ट. फ्रेंचाइजी करता है. मैकडोनाल्ड इज आल्सो डूइंग दैट. मैकडोनाल्ड अपने लोगों का इस्तेमाल करने की छूट दे देता है, उनके सर्टेन नॉर्म्स होते हैं, उसको आप पूरा करिए. तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फ्रेंचाइजिंग. जॉइंट वेंचर एंड कोलैबोरेशन. Joint venture and collaboration with foreign firm is another method to enter in the foreign market. Joint venture is an enterprise formed by the international business company sharing ownership and control with a local company in the foreign country. हमने अभी एग्जांपल आपको शुरुआत में ही दिया था जॉइंट वेंचर, जैसे 6 प्लान में जब हमने बात किया, तो जॉइंट वेंचर क्या है? जॉइंट वेंचर में कंपनी आई, हीरो होंडा कंपनी ने हीरो के साथ कंपनी लगाई, या मारुति ने सुजुकी के साथ लगाई, टीवीएस ने सुजुकी के साथ लगाया,
एलएमएल ने वेस्पा के साथ लगाया, तो अलग कंपनीज ने जब एक साथ मिलकर के एक कंपनी स्टेब्लिश करते हैं तो दिस इज नोन एज जॉइंट वेंचर। इसी का फॉर्म है मर्जर एंड एक्विजिशन। एक्विजिशन का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे टाटा ने कोरस का को एक्वायर किया था, या मित्तल ने आर्सेलर को एक्वायर किया था, तो देन इट बिकेम द आर्सेलर मित्तल। मर्जर एंड एक्विजिशन हो गया, अमलगमेशन हो गया। अमलगमेशन होता है कि मतलब एक फर्म दूसरे फर्म में जब इंटर कर जाती है और उसका नाम खत्म होकर के एक नई एक एंटिटी बन जाती है। जैसे बहुत सारे बैंकों का विलय कर दिया गया, अभी नेशनलाइज्ड बैंक जितने थे अब केवल 12 नेशनलाइज्ड बैंक बने हैं, तो उसको अमलगमेशन कहते हैं। यानी जब दो कंपनी है, मान लीजिए कोरस, टाटा ने कोरस को एक्वायर किया तो टाटा कोरस बन गया, तो ये तो हुआ एक्विजिशन, यानी टाटा का भी ब्रांड नेम बना हुआ है, कोरस का ब्रांड नेम बना हुआ है। अगर यही कोरस का ब्रांड नेम खत्म हो जाता और सिर्फ टाटा रह जाता तो ये बनता कहलाता अमलगमेशन, यानी कोरस को क्या हुआ, अमलगमेट कर दिया गया इसमें टाटा में। तो दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ कोलैबोरेशन। फॉरेन एजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, for exporting to foreign market, another method used is to appoint an agent or distributor in foreign country. Under this system, an agent is appointed to collect orders from foreign country. The manufacturer exports the goods direct to customer in response to the orders forwarded by the agent. So this is also a form of international marketing scenario. Strategic alliance. Strategic alliance is another form to enter foreign market. In all alliance, two firms pool their resources directly in a collaboration that goes beyond the limits of a client venture. Consultancy services. Offering consultancy services are also covered in international marketing scope. The exporting company offers consultancy services by undertaking turnkey projects. Turnkey projects क्या होते हैं ये आप जरा से जान लीजिए। Turnkey contracts projects are designed and made by foreign enterprise and then handed over to the local enterprises. Personnel of local enterprise are trained for running the projects. Basically, these kinds of contracts are common in construction industries. जैसे का मतलब ये है कि जैसे ट्रम्प की बात कर लीजिए, डोनाल्ड ट्रम्प की एक कंपनी है ट्रम्प इंटरनेशनल, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। अब उसने कोई प्रोजेक्ट मान लीजिए बेंगलोर में लॉन्च किया, तो वो क्या अब अमेरिका से वो प्रोजेक्ट खुद बनाने नहीं आएगा, उसने क्या किया, प्रोजेक्ट की साइट डिसाइड कर ली, प्रोजेक्ट का डिजाइन तैयार कर दिया, प्रोजेक्ट का लेआउट तैयार कर दिया, अप्रूव करा लिया और उसने क्या किया, हैंड ओवर कर दिया एक लोकल वेंडर को कि आप इस प्रोजेक्ट को इस लेआउट पर और इस डिजाइन पर आप खड़ा कर दीजिए। तो दिस इज कॉल्ड द टर्नकी प्रोजेक्ट्स। मतलब प्रोजेक्ट किसी और ने बनाया, प्रोजेक्ट किसी और ने डिजाइन किया और प्रोजेक्ट को हैंड ओवर कर दिया थर्ड पार्टी को, दैट द थर्ड पार्टी इज implementing the project. And the last is technical and managerial knowledge. The scope of international marketing also includes the technical and managerial know-how provided by the exporting company to the importing company. This was all introduction, nature and scope of the international marketing. Tomorrow in the morning we will discuss the significance of the international marketing. तो अभी टाइम भी ओवर हो रहा है, मीटिंग एंड हो जाएगा, देन यू हैव टू रीजॉइन द मीटिंग फॉर द अटेंडेंस पर्पस। थैंक यू वेरी मच।